हेलो गाइस, मेरा नाम है हितेश कुमार। एक्सप्लेन करने वेल हैंड ग्लोबल फ्रीज, जो एक फेमस मंगा है जिसको हम डायरेक्ट 1500 से स्टार्ट करेंगे। पहली रात नियॉन में देन शेंटोंग और बाकी लोग शिफ्ट पार नाइट ड्यूटी कर रहे थे। जब झंग यी सुबह उठे तो सब लोग ब्रेकफास्ट करते हुए रात में देखी गई चीजें रिपोर्ट करने आ गए। ब्रेकफास्ट बहुत शानदार था। झंग यी कभी अपने कंफर्ट के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। बेस्ट डिशेस, अल्कोहल, स्टोव फॉर हीटिंग, सब कुछ साथ लेके चलते थे ताकि हमेशा ताज़ा और टेस्टी खाना मिले। इसके म्यूकेबल डेंग शेंटोंग और उनके साथी सिर्फ अपनी जेब में रखे वैक्यूम पैक्ड रेशन को देखकर कड़वाहट से मुस्कुराकर सर हिलाते। आइए साथ में खा लीजिए। झंग यी ने बड़े दिल से उन्हें खाने के लिए इनवाइट किया और डेंग शेंटोंग और बाकी लोग खुशी से मान गए। सब लोग एक साथ बैठ गए। झंग यी ने अपनी एलियन स्पेस से एक बड़ी सी टेबल और मैचिंग सोफा चेयर्स भी निकाल लिए और शानदार तरीके से ब्रेकफास्ट करने लगे। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी मिशन पार ठंडे बर्फीली जगह में आए हैं, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे वेकेशन पे हो। कल रात तुम्हारी सर्वेलेंस कैसी रही? झंग यी ने गरम गरम क्रैब रो बंस खाते हुए धीरे से पूछा और डेंग शेंटोंग, बैली चेंकिंग और बाकी लोगों की तरफ देखा। बैली चेंकिंग बोले, हमने पूरी रात सर्वेलेंस की और सच में कुछ अजीब देखा। वो मॉन्स्टर्स एडो कैसल के आसपास बिना किसी वजह के घूम रहे थे, जैसे अपने एरिया की पेट्रोल कर रहे हों। और जैसे ही सुबह होने वाली थी, बैली चेंकिंग की आवाज धीमी हो गई, जैसे कोई भूतिया चीज देख ली हो। वो अचानक गायब हो गए, जैसे हवा में घूम हो गए। एक भी भूत नहीं बचा। झंग यी ने सर उठाया, उनकी आंखों में एक चमक आ गई। तुम कहना चाहते हो कि सब अचानक गायब हो गए? उस रात उन्होंने बहुत सारी अजीबो गरीब चीजें देखी थी। इतनी शैडोज की गिनती करना मुश्किल था। इतने बेड ग्रुप का अचानक वैनिश हो जाना समझ के बाहर था। क्या ये सब सिर्फ इल्यूजन हो सकते हैं? बाई चुनिवे ने अंदेशा लगाया। रात का इल्यूजन जो दिन में गायब हो जाता है, या किसी का सपना जो उठते हाय टूट जाता है। सबके अलग अलग गेसेस द, पर कोई कंक्लूजन नहीं निकला। बस एक बात पक्की थी, अगर रात में इनसे सामना हो तो सिर्फ भागना हाई ऑप्शन है, क्योंकि उन्हें मार पाना नामुमकिन है। झंग यी ने अपना लास्ट सिप सोया मिल्क लिया, बॉल और चॉपस्टिक्स नीचे रखे और बोले, आज एफआईआर एडो कैसल चलेंगे। इस बार मैं सीधा डालियांगडू म्यूजियम जाऊंगा। डेंग शेंटोंग बोले, इसे दुश्मन अलर्ट हो सकता है। मैं केयरफुल रहूंगा। झंग यी ने शांत आवाज में कहा, अगर शहर के 5 लाख लोग वकाई पपेट्स है तो हमारी हर हरकत पहले हाई कैप्चर हो रही होगी। इसलिए तुम सब मेरे पास ही रहना। अगर लड़ाई शुरू हुई तो मैं ट्यूरेंट तुम्हें निकाल लूंगा। ये सोच के डेंग शेंटोंग और बाकी लोग थोड़ा डेयर ही फॉर नेशनल ट्रेजर के लिए वो एडो कैसल में एफआईआर घुसने को रेडी हो गए। जैसी ही सुबह की पहली किरण आई, एडो कैसल की फॉग धीरे धीरे हटने लगी और वो एडो के लोग जो रात में पपेट्स बन गए थे, एक एक करके जिंदा लगने लगे। उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं था कि रात को क्या हुआ, जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो। अगर कोई रात का वो हॉरर सीन ना देखे तो यकीन ही नहीं होगा कि ये शहर अजीब हॉन्टेड है। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद झंग यी और बाकी लोग एफआईआर डिस्गाइज में एडो कैसल के अंदर घुस गए। दिन के लगभग 10 घंटे थे, इसलिए झंग यी को म्यूजियम जाने की जल्दी नहीं थी। उन्होंने सोचा पहले कल देखे ह्यू एरिया में चले। पहला स्टॉप था अकिहाबारा, एक क्राउडेड एरिया। सिटी के नियॉन लाइट्स चमक रहे थे, हर जगह गेम प्रमोशन के पोस्टर्स और एक दूरिध वाले बंदर का क्यूट कार्टून दिख रहा था।
सर मैम वेलकम टू लव हाउस। आज हमारे यहाँ अंडरग्राउंड आइडल परफॉर्मेंस है। एक मेड प्यारी सी मुस्कान के साथ दौड़ती आई और झंग यी को एक फ्लायर दे दिया। फ्लायर में लिखा था कि आज मिस टेरामोटो का परफॉर्मेंस होगा और साथ ही आज के स्पेशल डिशेस और ड्रिंक्स की लिस्ट थी। झंग यी ने फ्लायर लिया, हल्का सा सर हिलाया और आगे बढ़ गए। मेड ट्यूरेंट पलटकर दूसरे कस्टमर्स को बुलाने लगी। अकिहाबारा की स्ट्रीट्स पार चलते हुए उन्होंने एक प्यारे फादर डॉटर को देखा। फादर अपनी बेटी का हाथ पकड़ के प्यार से देख रहे थे। एरी आज क्या गिफ्ट चाहिए? डैडी दिलाएंगे। सच? थैंक यू पापा। एरी को आप सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी तरफ मिसेस ताकायनगी गहरे नीले किमोनो में अपने बेटे के लिए नया मॉडल खरीद रही थी। एम्बुलेंस तेज आई, डॉक्टर हिरसका घ्यालों का इलाज कर रहे थे और मिस नानसे पिंक नर्स यूनिफॉर्म में पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क पहना रही थी। झंग यी ये सब ठंडी नजर से देख रहे थे, जबकि झूके की आंखें हैरानी से फट गई। ये सब? उसने धीरे से झंग यी से कहा, मुझे लग रहा है जैसे ये सब मैंने कल भी देखा था। हाँ, ये सच में कल का रिपीट है। झंग यी भी धीरे से बोले, ये लोग एक जैसे रूटीन जी रहे हैं, जैसे कोई स्पेशल प्रोग्राम्ड रोबोट्स हो। अगर वो दोबारा ना आते तो ये सीन सोच भी नहीं सकते थे। एडो कैसल की इस सरफेस ब्यूटी के पीछे एक दरवाना राज छुपा था। क्या ये अब भी जिंदा है? झूके की आवाज कांप गई। जिंदा इंसान कैसे मशीन जैसे जी सकते हैं? पर झंग यी ने फर्मली कहा, नहीं, ये सब जिंदा है। उन्होंने कल हाई कंफर्म किया था, जब उन्होंने एक लड़के का बॉडी काट करके ताजा लाल खून बहते देखा था। इसी को याद करते हुए झंग यी ने अचानक सर उठाया, चलो दूसरी जगह चलते हैं। वो झूके और यांग एक्सायन को एक अंधेरी जगह ले गए। चारों तरफ कोई नहीं था। तब उन्होंने अपनी पावर एक्टिवेट की और कल के देखे ह्यू स्पॉट की तरफ चल पड़े। जल्दी ही वो एडो टीवी टावर के पास वाले रेजिडेंशियल एरिया में पहुंच गए और कल देखे हुए वही सिंगल बिल्डिंग के सामने आ गए। झंग यी ने पहले दूर के पास पहुंचकर सोचा, एफआईआर डोर नॉक करने की जगह चुपके से घर में घुस गए। कल यहां आने के वजह से वो जियोग्राफी से फेमिलियर था, इसलिए यांग एक्सायन और झूके को कोर्टयार्ड में रुकने कहा और खुद अंदर चले गए। सुबह का वक्त था और किचन से खाने की खुशबू आ रही थी। एक लड़का और लड़की की बातचीत सुनाई दी। सीरियसली यूजी, तुमने प्रॉमिस किया था कि आज मुझे अम्यूजमेंट पार्क ले जाओगे, एफआईआर लास्ट मोमेंट पे क्यों मना कर दिया? सॉरी असुका, लिंचन और एआईचन मुझे छोड़ ही नहीं रही है। देखो, झंग यी ने सेकंड फ्लोर से सर बाहर निकला और नीचे लिविंग रूम में हो रही हंगामा देखा।